दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर किसी को बिजनेस स्केल अप करना है तो फंडिंग कैसे अरेंज करें। अगर किसी को 100 करोड़ से भी ऊपर बिजनेस लेके जाना है तो उसके लिए लगती है फंडिंग। वो फंडिंग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आज के एपिसोड में फंडिंग के ऊपर में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है सीए शाहू अहिरे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Thank you for inviting me on this episode. सर सबसे पहले अभी बहुत सारे लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, ऑलरेडी बिजनेस चलता है, Correct. आइडिया होती है, बिजनेस स्ट्रांग होता है, लेकिन स्केल अप करना है तो स्केल अप के टाइम पे फंडिंग की प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके बारे में हम लोग सुनना चाहते हैं आपसे। सर अभी जैसे हमने देखा है बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, हम्म, उसके बाद 1-2-4 साल में उनका रेवेन्यू हो काफ़ी बड़ा हो जाता है। हम्म, जब उनको लोगों से रिस्पॉन्स आने लग जाता है, हम्म, समझ लो पहले 1 साल उन्होंने 10 करोड़ का बिजनेस किया, दूसरे साल 40 करोड़ हो गया, फिर वो 100 करोड़ के ऊपर जाता है। जब कोई स्टार्टअप करता है तो उसको फंडिंग जो मिलती है वो बैंक कभी फंड नहीं करता है। गवर्नमेंट का होता है स्कीम्स, लेकिन उसमें जितना उसका रिक्वायर्ड है उतना उसको मिलता नहीं है। तो ये लोग सीड फंडिंग करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग करते हैं, फ्रेंड्स से फंडिंग करते हैं, रिलेटिव से फंडिंग करते हैं, या फिर ये इन्वेस्टर्स को बोल के फंडिंग अरेंज करते हैं। इस केस में होता क्या है, एक पॉइंट तक हम हमारा बिजनेस चला पाते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में आइडिया है कि मुझे ऐसा बिजनेस करना है। जब वो फ्रेंड्स, फैमिली या इन्वेस्टर को उसमें ऐड करता है फंडिंग के केस में, तो उनका उसमें हम उसको कह सकते हैं कि बिजनेस में उनका ये हो जाता है। लाइक आप समझ सकते हो कि डे टू डे बिजनेस में उनको इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। उस केस में फिर हमारा जो आइडिया है, जैसे हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो हो नहीं पाता है। उस केस में हम मतलब यू कैन कंसिडर कि जब उसको 100 करोड़ से अबव जाना है या फिर 1000 करोड़ का उसका टारगेट है, तो बाद में वो 3-4 साल का उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद वो बैंक के पास जा सकता है। तो बैंक के फंडिंग में क्या होता है, बैंक ईएमआई और प्रिंसिपल इंटरेस्ट के बेसिस पे चलती है। बैंक ने फंडिंग कर दी तो हम फंडिंग कौन से चीज़ में लगती है वो पहले आपको बता देता हूँ। एक होता है टर्म लोन फंडिंग होती है, एक होती है वर्किंग कैपिटल फंडिंग। सो टर्म लोन फंडिंग जो है आपको सेटअप बनाने के लिए मिलती है। सो उस केस में उसका रीपेमेंट जो होता है वो आपका ईएमआई के बेसिस पे होगा। जो आपका वर्किंग कैपिटल है, जैसे कैश क्रेडिट हो गया, इनका रीपेमेंट जो होता है वो आपको जितना रिक्वायर है उतना यूज कर सकते हो। और जब आपके पास पैसा आ जाता है आप उसको क्लोज कर सकते हो। व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड एनी मनी, तब आप उससे पैसा निकाल सकते हो। सीसी अकाउंट ओके। जब आपके पास पैसा आ जाता है आप उसको क्लोज कर सकते हो, जब आपको पैसा लग रहा है आप निकाल सकते हो। जितना आपने यूटिलाइज किया है उस पर इंटरेस्ट लगता है उस केस में। तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल है सीसी। टर्म लोन में आपको ओवर अ पीरियड आपको ईएमआई के बेसिस पे पे करना है। समझ लो 5 ईयर्स का होगा, 7 ईयर्स का होगा, 10 ईयर्स का हुआ, तो 10 ईयर्स में वो फिक्स ईएमआई आप पे करते हो। देन एक मशीनरी फंडिंग होता है, आप सिर्फ मशीन लेने के लिए फंडिंग होती है। मतलब आपको कुछ प्लांट लगाना है, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है, आपको एडिशन एक्सपेंशन करना है, उस केस में आप सिर्फ मशीन फंडिंग लेते हो। तो एक वो टाइप का एक फंडिंग हो गया। एक प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है। प्रोजेक्ट फाइनेंस में एक पूरा आपको प्रोजेक्ट फैक्ट्री सेटअप करना है। ओला ने कोई फैक्ट्री लगाया है जैसा, तो उनको फंडिंग चाहिए, वो पूरा प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग हो जाएगा। तो उसमें आपका टर्म लोन भी आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाएगा। ओके, प्रोजेक्ट लोन में सब कुछ आ गया। सब कुछ आएगा, सबका कॉम्बिनेशन मिला के वो बनता है। राइट, क्योंकि उसको पूरा स्टार्ट करने तक का फंडिंग वो प्रोजेक्ट फाइनेंस से हो जाती है। ओके, और ये अच्छा हो आपने क्लियरिटी किया कि टर्म लोन अलग है, सीसी अलग सीसी है, अलग और है। फिर प्रोजेक्ट लोन जो है वो अलग है। करेक्ट। सीसी मतलब क्या है, आपका डे टू डे ऑपरेशन आपको चलाना है। वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, आपको जो डे टू डे ट्रांजेक्शन में पैसे लगते हैं। जैसे आपने आज गुड्स बेचे, ऐसा नहीं आपको सामने वाला आज ही पैसे देगा, वो आपको 30 दिन में पैसा देता है। आपका इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ होता है, जो आपके पास फिनिश गुड आपके पास रेडी है, लेकिन वो आज आपने बेचा नहीं है, वो आपके स्टॉक में, तो वहाँ पे भी आपका फंडिंग अटका हुआ है। तो ये फंडिंग मैच करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल का फंडिंग मिलता है। राइट, ओके। तो वर्किंग कैपिटल का फंडिंग जो हमारा निकलता है वो इन्वेंट्री प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, जिसको हमें पैसा देना है, हमने किसी से रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो हम भी उसको आज तुरंत पैसा नहीं दे देंगे। आज उसने माल दिया तो हम एक 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, एक हर एक इसका अलग अलग क्रेडिट पीरियड होता है। हर एक बिजनेस में अलग अलग क्रेडिट पीरियड है। 20 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, 60 दिन का होता है। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट निकलता है वो निकलता है इन्वेंट्री प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। जो आता है उसका 75% बैंक फंडिंग करती है। ओके, ओके। और इसमें इन्वेंट्री और डेटर्स इसका ही
वो लोग सिक्योरिटी लेते, अलग से सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छा, सिर्फ से वही चार्ज होता है बैंक को। तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए मोस्टली यूजफुल होगा। करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, सर्विस इंडस्ट्री में अगर कोई है सर्विस तो इंडस्ट्री में इन्वेंट्री कुछ नहीं रहेगी, हाँ ओके, उस केस में डेटर्स होते हैं, मतलब रिसीवेबल्स, राइट हाँ उसके बेसिस पे फंडिंग हो जाएगी, ओके लेकिन इन्वेंट्री के बेसिस पे नहीं होगा क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है। जैसे फंड हाँ जैसे हम कोई डॉक्टर हो गए हाँ या फिर लॉयर्स है, लॉयर्स है, प्रोफेशनल्स है, कोचेस है या ट्यूशन से, हम्म, इन लोगों का कुछ प्रोडक्ट नहीं है, वो लोग सर्विस दे रहे हैं, राइट उस केस में उनको रिसीवेबल सिर्फ डेटस रहेगा, उसी के बेसिस पे फंडिंग होगा। तो फिर ये अलग अलग है, जैसे सर्विस इंडस्ट्री अलग है, करेक्ट, प्रोफेशनल्स अलग है, हर एक चीज में मैन्युफैक्चरर अलग है। तो फंडिंग कहाँ से ले? फंडिंग लेने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। हम्म, हर एक बिजनेस में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग फंडिंग लगती है। हम्म, इनिशियल स्टेज पे सीड फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटल की फंडिंग होती है, रिलेटिव्स की होती है, उसके बाद फ्रेंड्स की होती है। हम्म, जैसे हम ग्रो अप करते हैं, आपका पास्ट है, मतलब 1 2 3 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, हम्म, उसके बाद हम बैंक के पास जा सकते हैं। हम्म, ऐसा नहीं इनिशियल हम बैंक के पास नहीं जा सकते, लेकिन बैंक को एक रिकॉर्ड चाहिए होता है। अभी समझ लो मैं 21 साल का बंदा हूँ, या फिर कोई बंदा है जो 21 साल का है, हम्म, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसका कोई हिस्ट्री नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो तो जो भी करेगा वो नया करेगा, राइट करेक्ट। उस केस में उसको बैंक से फंडिंग लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। हम्म, हम बैंक स्टेटमेंट दिखा नहीं सकते जिसमें अच्छा खासे ट्रांजेक्शन है, ना हम उसको ITR दिखा सकते हैं, ना हम हमारा एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं या टर्नओवर दिखा सकते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकते हैं। उस केस में बैंक फंड करने में इजीली फंडिंग नहीं होती है, ओके। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी करना है, अभी जो नया स्टार्ट कर रहा है वो बोलेगा मुझे 100 करोड़ का फंडिंग करना, बिजनेस डालना है या फिर इन्वेस्टमेंट कैपेक्स करना है, तो बैंक वो कैसे कंसिडर कर लेगा? उस केस में क्या होता है, फिर ये लोग फ्रेंड से, फैमिली से या खुद का पैसा लगा के चालू करते हैं। वंस 1 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसका अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, अच्छा टर्नओवर हो गया, देन हमें एक्सपांड करना है, उस केस में हम बैंक के पास जा सकते हैं। सो स्टेज वाइज है, इनिशियल स्टेज में अपना हो गया सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटल या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उसके बाद हम जा सकते, हमारा एक्सपीरियंस होने के बाद हम फिर बैंक को बोल सकते हैं कि हमारा 2 साल का ये रिकॉर्ड है, हमारा ITR हो गया, हमारा ऑडिट हो गया, इतना इतना टर्नओवर है कंपनी का, समझ लो आप 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया, आपका एक 10 15 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, उसके बेसिस पे आपको एक्सपांड करना है। तो बैंक ये आपका एक्सपीरियंस देख के, आपका पिछला परफॉर्मेंस देख के आपको फंडिंग करने के लिए रेडी होता है। लेकिन उस केस में ऐसा नहीं कि ये देख के बाकी चीज़ें भी उनको देखना है। वर्क ऑर्डर है आपके पास MOU है, किया है जिसको आप सेल करने वाले हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको गुड्स सेल करना पड़ेगा, ठीक है। आप इंडिया में सेल कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया में सेल कर रहे हो, पहले आपने ऑलरेडी करके रखा है, नहीं करके रखा है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए फिर इवेल्यूशन करते हुए बैंक उसको फंडिंग कर देती है। राइट, तो स्टार्टिंग से बैंक वगैरह फंड कर सकती है, कर तो सकती है, हाँ हाँ लेकिन अभी जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ये 21 ईयर्स का बंदा है, अभी समझ लो कोई 45 ईयर्स का एग्जिस्टिंग बिजनेस वाला बंदा है, उसने अभी समझ लो एक एग्जांपल, वो फार्मास्यूटिकल में था, अभी उसको होटल इंडस्ट्री में जाना है या फिर उसको कुछ ये बनाना है, बैटरीज बनाना है या फिर कोई प्रोडक्ट बनाना है मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है फार्मास्यूटिकल में, वो एक्सपीरियंस कंसिडर करके वो अभी डाइवर्सिफिकेशन में जा रहा है, वो केस में बैंक कंसिडर कर लेता है उनका फार्मास्यूटिकल में कैसा रहा, उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, फिर इनका इतना टर्नओवर हुआ, इतना इनका प्रॉफिटेबिलिटी है, फिर प्रमोटर का सारी चीज़ें चेक करते हैं वो लोग, हिस्ट्री कैसी रही, उन्होंने पहले जो लोन लिया होगा उसका रिपेमेंट कैसा था, उसका रिपेमेंट सही है, कंपनी का सारा ट्रैक रिकॉर्ड सही है, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड सही है, सिबिल सही है, तो इस केस में वो कंसिडर करके भी फंडिंग हो जाती है। अभी बहुत बार ऐसा इश्यू होता है कि ये सिबिल जो होता है किसी को पता नहीं होता है अपना, हमें अभी अवेयरनेस आ गया। पहले क्या होता था, हमने किसी को, अभी आप मेरा कोई फ्रेंड है, उसको लोन लेना है, उसने बोला कि यार गारंटर चाहिए, आप बस साइन कर देना, एक साइन से गारंटर बन जाता है बंदा, कुछ नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे साइन कर दो, फॉर्म पे साइन कर दो, हो गया, उसकी वो को गारंटर हो गया, को एप्लीकेंट हो गया। अभी जिसने लोन लिया था, समझ लो कुछ रीजन की वजह से उसका कोई EMI बाउंस हो गया या फिर वो रीपेमेंट नहीं कर पाया, इंटरेस्ट सर्विस नहीं कर पाया, सो जो गारंटर है उसका भी सिविल उससे अफेक्ट होता है। तो ये केस में क्या है, हमें पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है, जब हम बैंक के पास जाते हैं हमारा डॉक्यूमेंट्स लेके कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जब वो बैंक चेक करता है फिर बैंक को पता चलता है अरे तुम्हारा सिविल में तो ये इशू है, आपका नहीं है लेकिन आपके गारंटी, आपने तो उस केस की गारंटी दी थी, तो हमारा भी सिविल उस केस में अफेक्ट होता है। सो ये अवेयरनेस रहना इंपॉर्टेंट है, और हम किसको गारंटी दे रहे, क्या दे रहे, ये उसके बाद देने के बाद भी, अभी समझ लो 6 साल का 7 साल का लोन था, 3 साल उसने सही भरा,
लेकिन आगे जाके उसको दिक्कत आ गई, तभी भी हमारा इशू आ जाता है। और फिर ये जो डिफिकल्टी है इससे हमें गुजरना पड़ता है। उस केस में फिर बैंक मना करती है कि ऐसा हुआ, आगे भी जाके कुछ आप और किसी को गारंटी दे दी तो। ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके फंडिंग का और हमारा जो बाहर से पैसा उठाना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो सही प्लेटफॉर्म कौन से हैं अगर मुझे फंडिंग लेना है मान लो, तो सही प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? अभी आपका कौन से स्टेज पे आप फंडिंग ले रहे हो वो 100 करोड़ से ऊपर का फंडिंग चाहिए अभी अच्छा। किसी को। ओके, 100 करोड़ का जब आप फंडिंग उससे ऊपर करोगे तो बेस्ट फंडिंग रहेगा बैंक से। ओके, 100 करोड़ का आप जब फंडिंग करोगे वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें आपने ऑलरेडी बिजनेस कर रखा है 2-4 साल का। राइट। उसमें भी आपको एक्सपेंशन करने के लिए फंडिंग चाहिए या डे टू डे वर्किंग के लिए फंडिंग चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। आप डे टू डे वर्किंग के लिए फंडिंग लोगे तो बैंक सबसे बेस्ट है, वर्किंग कैपिटल फंडिंग हम वहाँ से कर सकते हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल में कैसा होता है, जितना आपने यूटिलाइज किया उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। आपने समझो 100 करोड़ की एक 50 करोड़ का लोन लिया है, आपने 10 करोड़ यूज कर लिया तो 10 करोड़ पे आपको इंटरेस्ट देना है। ओवरड्राफ्ट या फिर वर्किंग कैपिटल, सीसी कह सकते हैं आप। आपके पास पैसा आ गया, आप भर सकते हो, तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। जब आपको लगता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तब हम उससे पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहिए तब भर सकते हैं। जो हम यूज कर रहे, समझ लो आप 50 करोड़ का लिया तो 50 करोड़ पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना है। हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है हमारा, उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट थिंग, आपको एक्सपेंशन करना है, नया प्रोजेक्ट डालना है, उस केस में आप फिर टर्म लोन ले सकते हो। तो टर्म लोन के बेसिस पे क्या होता है, आपका 5 से 7 साल का रिपेमेंट होता है। उसमें आपका मंथली ईएमआई फिक्स हो जाता है, तो आपको वो ईएमआई भरता जाना है। जैसे आप नया प्रोजेक्ट चालू हो गया, उसमें भी क्या होता है, जब प्रोजेक्ट चालू होता है, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन तक आपका 12 महीने लग सकता है, 18 महीने लग सकते हैं। आपको एक मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। जब तक आपका कमर्शियल ऑपरेशन चालू नहीं होता है, तब तक आपका प्रिंसिपल जो हमें रीपे करना है या फिर इंटरेस्ट रीपे करना है, वो हमें करने की जरूरत नहीं, उसको मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। जब हमारा कमर्शियल ऑपरेशन चालू होगा, उसके बाद ही हम ईएमआई चालू होगा। तो 5 से 7 साल तक हमें ईएमआई चलेगा, वो हमें एवरी मंथ पे करना है। तो उससे हमें बर्डन नहीं आएगा, हमारा रेवेन्यू चलता रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी आती रहेगी, उसी से हम पेमेंट करते जाएंगे। ये कौन से लोन में होता है अभी? ये टर्म लोन में। यस। ओके। वर्किंग कैपिटल तो आपका चालू होने के बाद ही आएगा। जब आपका ऑपरेशन चालू होता है तभी आपका वर्किंग कैपिटल आएगा, तभी आपका इन्वेंट्री में पैसा फंसेगा, डेटर्स में पैसा फंसेगा। वो पहले तो नहीं होगा। जब कंस्ट्रक्शन पीरियड है तब तो उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, तब आपको टर्म लोन की या प्रोजेक्ट फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। सर, अभी किसी को अगर 200 करोड़ डायरेक्टली अगर चाहिए तो मिल सकता है क्या? 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली ऐसा मिल नहीं सकती सर। मतलब हर एक चीज का एक पैरामीटर्स होता है। आज मैं जाके बैंक को बोलूंगा कि मुझे 200 करोड़ चाहिए, वो डिपेंड करता है उसका प्रोजेक्ट क्या है। उसने पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस चालू है उसका, या उसको प्योरली नया प्रोजेक्ट डालना है। अगर उसको प्योरली नया प्रोजेक्ट डालना है, उस केस में बैंक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उस बंदे जो है वो प्रोमोटर जो है, वो प्रोमोटर का क्या बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड सिमिलर इसमें होगा, सिमिलर फील्ड में होगा, तो वो कंसिडर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद उसका आइडिया क्या है, उसके प्रोजेक्शंस क्या है। उसने जब उसने बोला कि मुझे 200 करोड़ का फंडिंग चाहिए, उसमें पूरा 200 करोड़ का मिलेगा नहीं, उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। हर एक प्रोजेक्ट बनाने में प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। समझ लो उसने बोला कि 200 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है। उस केस में बैंक जो फंड करता है वो 75% to 80% फंडिंग करता है। बाकी का ऊपर का 25 to 20% वो खुद प्रमोटर का लगाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, 200 करोड़ में उसको 25% जो लगाना है वो रेडी है कि नहीं उसके पास, या फिर उसका कैसे अरेंजमेंट करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आज आप जाओगे बैंक को, बोलो मुझे 500 करोड़ का डालना है, बैंक बोलेगी 500 करोड़ तो हम दे देंगे, ठीक है। उन्होंने सब समझ लिया क्या है, 500 करोड़ मैंने दे दिया, लेकिन उसका 20% जो होता है 100 करोड़, वो तो आपको लगाना है। वो आपके पास आज है, राइट। आपके पास वो पैसा ही नहीं होगा तो आप बैंक के पास जाके 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। एक तो हो गया ये प्रोजेक्ट के बारे में कि हमारा टेंटेटिव ये प्रोजेक्ट है, हम ये करने वाले हैं। बैंक उसका इवेल्यूशन करता है कि ये एग्जिस्टिंग इसमें कौन सी कंपनीज है, उन्होंने कितना कैपेक्स किया है, उस कैपेक्स से उनको कितना टर्नओवर हो रहा है। जैसे अभी समझ लो एक्स कंपनी है जो बोल रहा है कि मुझे 200 करोड़ का प्रोजेक्ट करना है, उसे उसने प्रोजेक्शन में बोला कि इतना इतना करोड़ का मेरा सेल हो जाएगा। समझ लो सिमिलर लेवल पे एक कंपनी है जिसको बैंक ने ऑलरेडी फंड करके रखा है, उसका समझ लो 100 करोड़ में उतना टर्नओवर हो रहा है। तो बैंक इस केस में ऐसा इवैल्यूएशन करता है कि एक कंपनी हमारे पास ऑलरेडी है जिसने 100 करोड़ में इतना टर्नओवर किया है, सो आपका 200 करोड़ में इतना कम क्यों हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं उस केस में। उसके बाद उसका प्रॉफिटेबिलिटी, समझ लो आप बोल रहे हो आपने प्रोजेक्शन दिया है 10 साल का,
10 साल में आपने बोला कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो रहेगा 15% का है, दूसरी कंपनी जो कर रही है उसका 7-8% का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। राइट। तो ऐसा अलग आप क्या कर रहे हो जिससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो रहा है। उसका एक्सपेंसेस भी देखते हैं, उसका फिर कैश रेशियो कितना है, उसका DSAR कितना है, डेट टू सर्विस कवरेज रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंडिंग के केस में। आपने समझ लो प्रॉफिट बना रहे हो 200 करोड़ का लगा के एक 20 करोड़ का, ओके, और आपका रीपेमेंट और इंटरेस्ट जो होता है आपका लोन का वही आपका 18 करोड़ है। तो आप कैश कितनी बना रहे हो, हाथ में जो आपका बचेगा वो क्या है। कैश फ्लो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो कैश फ्लो भी दो से तीन प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग हो गया, एक इन्वेस्टिंग हो गया। सो ऑपरेशन मतलब क्या है, जो बिजनेस के लिए आपने फंडिंग लिया हुआ है उससे आप कितना कमाने वाले हो। समझ लो आज मैंने 100 करोड़ लिया बैंक से, मैंने मशीनरी ले ली 70 करोड़ की, मैंने 20 करोड़ क्या कर लिया, किसी को रेंट आउट कर दिया या फिर किसी को दे दिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी ले ली, उससे मुझे रेंट आ रहा है। सो वो जो है इन्वेस्टिंग में जाएगा, वो ऑपरेशन में नहीं जाएगा। सो बैंक ये भी देखता है कि आपका जो ये प्रोजेक्शन जो करा है वो ऑपरेशन से हो, या फिर लोग क्या करेंगे 100 करोड़ उठा लेंगे और कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। सो उससे ऑपरेशन नहीं चलेगा, वो तो क्या होगा, फंड आप डाइवर्ट कर रहे हो। ये सारे पैरामीटर्स देख के फिर आपका 10 साल बाद आपका कोई एक्सपेंशन का प्लान है क्या। उसके बाद आप ये जो आपने बोला है कि मेरा इतना इतना सेल होने वाला है, समझ लो आपने 120 करोड़ तो या 300 करोड़ बोला है, ये 300 करोड़ आप कहाँ से करने वाले हो। इसका आपके पास कुछ MOU बना हुआ है या फिर आपने किसी से एग्रीमेंट करा हुआ है। जैसे अभी बड़े बड़े केस में क्या होता है, ऑलरेडी MOU हो जाता है, एक सामने वाली कंपनी वो बोलती है इनसे हम इतना एक साल में इतना इतना करोड़ का सेल करेंगे। अमाउंट नहीं डालते लेकिन वॉल्यूम डालते कि इतना इतना मैट्रिक टन्स हो गया, कुछ प्रोडक्ट या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स हो गया, ये हम उनसे परचेस करेंगे। तो ये भी है, इसका भी एनालिसिस बैंक करती है। उसके बाद उसने समझ लो अमाउंट बोला इतना इतना अमाउंट पे मैं लेने वाला हूँ। सो बैंक जो मेजर कंपैरिजन जो होता है पीयर कंपनी से कंपैरिजन होता है। आप समझ लो एक यूनिट ये माइक बना रहे हो, माइक बनाने वाली एक ही कंपनी नहीं है, ऐसी और 10 कंपनी है, तो 10 कंपनी का भी रिकॉर्ड आता है। तो 10 कंपनियों का कंपैरिजन करके इसने जो दिया है ये और वो मैच कर रहा है कि नहीं, या फिर इसमें कुछ डेविएशन है। मैंने जैसे बोला 100 करोड़ का कैपेक्स में वो कंपनी आपका 200 करोड़ बना रही है और आपकी कंपनी 200 करोड़ में 100 ही करोड़ बनाने वाली है। सो ये सारे पैरामीटर्स देख के और इनका सारों का इवेल्यूशन करके बैंक फंडिंग का डिसीजन लेती है। अगर बैंक को लगता है इस प्रोजेक्ट को 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप जो कर रहे हो कैपेक्स ज़्यादा कर रहे हो, तो बैंक के हिसाब से जितना लगता है सही, तो बैंक उतना ही फंडिंग करती है। ओके, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये तो नया है, बट ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और उसके बेसिस पे बैंक एनालिसिस कर सकती है। पीयर कंपैरिजन तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के लिए अगर हमें 200 करोड़ का अगर चाहिए तो हमारा प्रोजेक्ट भले ही नया हो, बट हम लोग भी बैंक जाने से पहले हम लोग भी खुद का भी सर्वे भी हो सकता है हमारा। करेक्ट। और उसका प्रॉफिट क्या है, वो क्या लैकिंग कर रहा है, ये सब अगर प्रॉब्लम सब लोग पहले ही अगर सॉल्व करते हैं और एक अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो बैंक सबमिशन पहले ही हमारा रेडी हो सकता है। करेक्ट। बड़े केस में क्या होता है सर, बेसिकली 3 से 4 चीज़ों पे फोकस होता है बैंक का। एक होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, आप जिस इंडस्ट्री में काम करने वाले हो इस इंडस्ट्री का एनालिसिस होता है। राइट। उसके बाद होता है आपका प्रमोटर का एनालिसिस, आपका प्रमोटर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आज तक उन्होंने कौन से बिजनेस किए हुए हैं, उसमें उनको कितना ये सक्सेस मिला है, ये चीज़ हो गई। सो पहला मैंने आपको बोला एक इंडस्ट्री एनालिसिस, प्रोमोटर एनालिसिस। एक होता है बेंचमार्किंग, जिससे मैंने आपको बोला था पीयर कंपनी से हर मतलब टॉप लाइन से लेके हर एक चीज़ मैच करते हैं लोग। सो वो एक पीयर कंपैरिजन हो जाता है। और बाकी जो है MOUs और डॉक्यूमेंटेशन जो हमने सबमिट किए उस पर बैंक का फोकस ज़्यादा होता है। ओके, तो बैंक ये चाहती है कि भाई मैं 200 करोड़ जो दे रहा हूँ वो मुझे वापस आना चाहिए। करेक्ट। रिटर्न में, और वापस आने के लिए फिर वो प्रैक्टिकली चेक करेगी। यस। हर चीज़ का पैसा आएगी, ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं चलेगा, उसको नहीं चलेगा। पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स तो आप बना दोगे। हाँ। मतलब अभी कोई 200 करोड़ ले रहा है तो उसका डॉक्यूमेंट तो सही होगा। राइट। हाँ, अजम्पशन है। राइट। लेकिन वो उससे कितना बनाने वाला है, और वो पैसे हमारे बैंक का क्या है, बैंक के बाद जो पैसा आता है वो भी हमारा ही पैसा होता है। हाँ, लोग FD करते हैं, सेविंग्स में पैसा पड़ा होता है, यही बैंक आगे देता है। तो बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, वो पैसा दिया हुआ पैसा वापस आना चाहिए। सो उसका एनालिसिस ऐसा ही है, मैंने आज दे दिया तो ये कितने टाइम में वापस आएगा और आने की क्या ये है गुंजाइश है। समझ लो उसको 1% भी लग रहा है कि पैसा नहीं आएगा,
तो वो उस केस में वो आगे नहीं जाते। घोड़े पे पैसा लगाना चाहिए बोलते हैं वैसा। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले अगर फंडिंग चाहिए तो घोड़ा बनना चाहिए। घोड़ा बनना पड़ेगा। और सही घोड़े पे तो दाम लगाने के लिए तो सब मार्केट बैठा ही है। मार्केट ही बैठा है। Right. और उस केस में फिर इंटरेस्ट रेट का भी इनको बेनिफिट मिल जाता है। बड़ी बड़ी सब्सिडीज होती है, गवर्नमेंट का हेल्प मिलता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव एक स्कीम है, उसमें जोन वाइज सब्सिडी मिलती है। सो आप महाराष्ट्र में कहीं या फिर इंडिया में के प्रोजेक्ट लगा रहे हो, सो बैकवर्ड जगह होगा तो 70-80% की सब्सिडी मिल जाती है। मुंबई पुणे में लगा रहे तो कौन से प्रोजेक्ट पे? मैन्युफैक्चरिंग पे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग। Yes, कोई भी yes. मैन्युफैक्चरिंग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे 70 to 70-80% मिलती है सब्सिडी मिलती है। यस। PSI पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव में आपका 30% चलेगा, 100% तक सब्सिडी जाती है। जोन वाइज डिवाइड किया गया है। बैकवर्ड एरिया में आप लगाते हो, जैसे महाराष्ट्र में नंदुरबार और उस एरिया में साकरी में लगाते हो तो आपको 100% सब्सिडी मिलती है। 100%? यस, मैन्युफैक्चरिंग के केस में। अच्छा, तो ये क्या कंसेप्ट होता है, मतलब 100% मतलब सब्सिडी? अभी ये पहले जो हम लोगों को स्टार्ट करना है बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है और अप्लाई करना है subsidy करेक्ट के लिए। करेक्ट, तो वो है ओवर अ पीरियड आती है 5 to 7 ईयर्स के बीच में, 5 to 10 ईयर्स के बीच में इक्वली आती है, लेकिन वो अच्छा। कैपिटल सब्सिडी नहीं है। हाँ हाँ। आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का कंसेशन मिलेगा, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। जैसे आपने समझ लो 10% इंटरेस्ट पे लोन लिया है तो 3% का सबवेंशन मिलेगा, आपको 7% ही पे करना है। उसके बाद आपका जीएसटी का एचजीएसटी का पार्ट जो है, जो हम गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होने के कारण एचजीएसटी का जो पेमेंट आएगा उसमें भी हमें सब्सिडी मिलती है। सो जो 70 to 80% या 100% में जो बोल रहा हूँ वो आपको बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे। वो आपको, आप जब बिजनेस कंटिन्यू करोगे, रन करोगे, जितना आप रेवेन्यू करोगे उसमें जीएसटी का एचजीएसटी का जो पार्ट है उसका हमें सब्सिडी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो हमारे इसमें लग के आती है उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ओवर अ पीरियड ये बेनिफिट मिलता है हमें। सब जब फंडिंग की बात करते हैं तो एसएमई आईपीओ एक होता है, राइट? करेक्ट। और बैंकिंग भी फंडिंग करता है, तो Correct. दोनों में से अगर चूज करना है तो किसको करना चाहिए? सर अभी दोनों फंडिंग का जरिया तो है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। अब जब एसएमई आईपीओ बोल रहे हो, वहाँ पे प्रमोटर जो है अपना स्टेक डाइवर्ट करता है। समझ लो पहले प्रमोटर ने 90% होल्डिंग थी, अभी वो अपनी होल्डिंग 50% कर देता है और 40% उसका जो शेयर है वो वैल्यूएशन के हिसाब से वो बेच देता है बाकी लोगों को। उसमें क्या हो जाता है, आईपीओ में क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो बढ़ जाएंगे। मतलब कंपनी का स्टेक जो है वो ज़्यादा लोगों के पास चला जाएगा। पहले 2 लोगों के पास था, समझ लो एक के पास 60% था, एक के पास 40% था। जब वो आईपीओ लाता है, आईपीओ केस में क्या होगा, दोनों का जो 2 बंदे थे जिनकी पहले शेयर होल्डिंग थी 100% की, उनकी भी कम हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगी। कंसिडर कर लो एक का 40 हो जाएगा, एक का 20 हो जाएगा, ये 60 हो गया। 40% जो है हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स है उनके पास चला जाएगा। सो इसमें क्या है, इसको उसको रिटर्न में क्या देना है, डिविडेंड देना है। जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उसको डिविडेंड के शेयर में, डिविडेंड के फॉर्म में वो उसको रिटर्न देगी। करेक्ट। उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको हर महीने इंटरेस्ट देना है या हर महीने उसको पेमेंट करना ही है। लोन के केस में क्या है, आपको एवरी मंथ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईएमआई बोलते हैं हम। ईएमआई हमें पे करना ही पड़ेगा, आपको उसको डिले नहीं कर सकते हो। वो ऑब्लिगेशन बन जाएगा। आपने आज लोन लिया 10 करोड़ का या फिर 100 करोड़ का, आपको कल से, जिस दिन आपका कमर्शियल ऑपरेशन चालू हो जाए उस दिन से आपको एवरी मंथ एक डेट फिक्स होती है, 1 तारीख 5 तारीख जो होगा, समझ लो 5 तारीख है, 5 तारीख को आपको वो पैसा बैंक को देना है, रिटर्न करना है, उसको जीरो करना है। उस केस में आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो 100 के 100% ही रहेगी, वो डाइल्यूट नहीं होगी। राइट, ठीक है। ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। अभी जब प्रमोटर को डाइल्यूट करना है, पैसा लेके बाहर निकलना है, तो उस केस में एसएमई आईपीओ बेस्ट रहेगा। लेकिन उसको अपनी होल्डिंग 100% उसके हाथ में रखनी है, उस केस में उसने बैंक लोन लेना सही चीज रहेगी। ओके। अगर मुझे पूरा राइट चाहिए, यस, मतलब मेरा अधिकार चाहिए, तो बैंक फंडिंग उसने प्रेफर करना चाहिए कि उसका प्रेशर जो है मंथली जो मुझे ईएमआई पे करना है वो पे करना मंथली उसको पेमेंट करना पड़ेगा कंपलसरी। आईपीओ में क्या होता है, उसका शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाती है और कुछ नहीं होता है, और उसे फंडिंग वो ये कर लेता है। और बैंक में क्या है, उसका स्टेक जो है 100 के 100% रहेगा, लेकिन उसने बैंक से पैसा लिया है उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड। तो मान लीजिए मैंने आईपीओ स्टार्ट किया, तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा क्या फिर बाद में? नहीं, प्रॉफिट कैसे कम होगा? डिवाइड जो डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, हाँ उसका ये कर रहा हूँ अभी समझ लो उसने डिविडेंड दिया है, तो एज कंपेयर टू ईएमआई जो है मेरा जो लोन है अमाउंट है, करेक्ट उसके है। कंपेयर में यहाँ पे मेरा ज्यादा जाएगा, ऐसा कुछ है? वो हम ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। समझ लो
आपका प्रॉफिट हुआ उसमें आपने समझ लो 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे दिया, वो तो आपको मिलने वाला है। जो 60%, अभी हमारा जो 100% था अभी 60% हो गया, 60% के हिसाब से 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से उसको पेमेंट आ जाएगा वो एज ए डिविडेंड। और बाकी जो नए शेयर होल्डर है अपने जैसे, उनको उनके पास चला जाएगा वो। और ये कंपैरिजन नहीं हो सकता है कि लोन का अमाउंट जो पे कर रहे वो, ये क्या है, जो बिजनेस से पैसा कमा रहे वो हम दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया हुआ है। या फिर डिविडेंड नहीं दिया तो वो शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है। वन एंड द सेम ही है, वो डिविडेंड या तो दो तो वो डिस्काउंट हो जाती है आपकी शेयर की प्राइस। अब डिविडेंड नहीं देते, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपना उसमें बुक्स में दिखता है, तो उससे अपनी शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है। और इसमें क्या है, आपका स्टेक, वो जो प्रॉफिट रहेगा वो पूरा आपका ही रहेगा, और लोन आपको रीपे करते जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, ऑलरेडी 8-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे है अभी। ओके, अभी डिसीजन लेना है कि एसएमई आईपीओ में जाना है या फिर बैंक फाइनेंस, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? इस केस में हमारा सजेशन ऐसा रहेगा, अगर उसको आगे का ये पता नहीं है कि रेगुलर वो पे कर पाएगा नहीं, अभी जो इन्वेस्टमेंट करना है उसको, उससे तुरंत 1 साल में 2 साल में उसको प्रॉफिट आने वाला है या नहीं आने वाला है, उसको आइडिया नहीं है, उस केस में इसने आईपीओ में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। लेकिन समझ लो उसने लोन ले लिया और उसको पता है 2-3 साल तक उसको रेवेन्यू नहीं आएगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप करने वाला है, तो वो केस में उसने लोन के केस में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ऑब्लिगेशन उसका पहले दिन से चालू हो जाता है। और फिर उस केस में कैश ट्रैप में फंस सकते हैं। रीपेमेंट करने के लिए पैसे तो देना ही पड़ता है, अगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैश फ्लो उसका अटक जाएगा, उस केस में वो डिफिकल्टी है। लेकिन अगर उसको पता है ये जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इससे मुझे एक पहले दिन से या फिर 1-1.5 साल में पैसा आना चालू हो जाएगा, उस केस में उसको लोन में जाना चाहिए आईपीओ के कंपैरिजन से। ओके, तो मान लीजिए मैं श्योरिटी नहीं है, थोड़ा सा बिजनेस जो है वो श्योर हूँ, बट टाइम भी लग सकता है। ओके, और बाय चांस, मान लीजिए बाय चांस अगर बिजनेस फेल हो जाता है या फिर जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो नहीं मिलता है प्रॉफिट, तो वो केस में किसका नुकसान होगा? ये जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका नुकसान होगा या मेरा होगा? जब आपने समझ लो आईपीओ किया, आईपीओ के केस में आप बोल रहे हो? हाँ, आईपीओ के केस। आईपीओ के केस में उसने समझ लो कि ये कुछ उसका टारगेट था कि इतने इतने साल में ये होने वाला है, राइट। उसके ये सारे चीज़ों का जो इम्पैक्ट जाएगा उसके शेयर प्राइस पे जाता है और वैल्यूएशन पे जाता है। समझ लो आज उसने कुछ प्रोजेक्शन में बोला था कि मेरा अगले साल मेरा रेवेन्यू हो जाएगा 500 करोड़ का, लेकिन वो 400 करोड़ ही रहा। उसने पहले बोला था कि 500 का, लेकिन वो 400 ही हुआ। तो ये जब आप आईपीओ में जाते हो तो आपको हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को। तो उसने जब ये इनकी क्वार्टरली रिव्यू होती है, क्वार्टरली मीट में इन्होंने बोला होगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इससे इतना पहुंचेंगे, 500 करोड़ पहुंचेंगे, लेकिन वो 400 करोड़ तक ही पहुंच पाए। तो इसका सारा इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे आएगा। शेयर प्राइस पे आएगा मतलब उसके वैल्यूएशन पे आएगा। जब कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसका वैल्यूएशन के मार्केट कैप जो होता है, मार्केट कैप में उसको ये हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा। समझ लो उसने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आपकी आज की करंट प्राइस, वो आपका मार्केट कैप होता है, वो वैल्यूएशन में उसको इम्पैक्ट आएगा। तो बट नुकसान किसका होगा फिर? ये उसमें नुकसान होगा ओवरऑल कंपनी का ही नुकसान है, शेयर होल्डर का ही है। आज समझ लो आपने 100 रुपए का शेयर लिया है, कल जाके 80 हो जाएगा, राइट। तो वो तो जिसने शेयर्स लिए उसका 20 रुपए का वो लॉस हो गया, और प्रमोटर का भी लॉस है, क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डिंग उसके पास है। समझ लो 60% उसके पास है, तो उसका भी अल्टीमेटली वो लॉस ही है। जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कुछ सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करती है। करेक्ट। लोन तो आपको पे करना ही है टाइम पे, अगर नहीं किया तो फिर सिक्योरिटी से वो ये करके बेच के। वैसे आईपीओ में कुछ सिक्योरिटी का सिस्टम होता है? नहीं, आईपीओ में सिक्योरिटी कुछ नहीं है। अभी वो टोटली अपने ऊपर है। जो कोई इन्वेस्ट करता है वो कंपनी का एनालिसिस करता है, वो पी देखता है इंडस्ट्री का, उसके बाद वो कंपनी के बारे में, प्रोमोटर के बारे में पढ़ता है, क्योंकि ये सारी पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें आ जाती है जब लिस्ट हो जाती है कंपनी, तो सारा इन्फॉर्मेशन अपने पास होता है। पिछले उसके क्वार्टरली रिव्यूज कैसे रहे, पिछला उसका साल कैसा रहा, उसके पीछे वाला साल कैसा रहा, उसके बेसिस पे एनालिसिस करके, एक तो आपका मार्केट एनालिसिस होता है, एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। इसके बेसिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपको लग रहा है ये शेयर आगे जाके अच्छा करेगा, या फिर उसका जो आइडिया है वो सही होगा, तो आज उसकी प्राइस 100 है तो ये आगे जाके 150 हो सकती है। वो देख के, वो सारा फाइनेंशियल फंडामेंटल पढ़ के आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, समझ लो वो जाके 80 हो गया, तो ये इसको किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये तो इन्वेस्टर का पैसा जा रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है। अपने जैसे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका अल्टीमेटली वो लॉस होगा। बहुत अपने अच्छी बात कही थी सर। अब मुझे लगता है कि हमें और एक एपिसोड बनाना चाहिए कि इन्वेस्टर के एंगल से। यस सर। जैसे इन्वेस्टर्स है तो क्योंकि शेयर्स लेते हैं वो लोग, करेक्ट।
वो जो लिटरेसी है उसके लिए मुझे लगता है कि वैसा वो एक बहुत एक एपिसोड ही बन सकता है उस पर कि क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करेंगे जब हाँ। हमें कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मतलब Right. आपको रिलायंस में करना है तो आप आज क्या क्या सोचते हो? सबसे पहले तो उनके प्रमोटर के बारे में ख्याल Right. आता है कि मुकेश अंबानी है, ठीक है। उसके बाद उनका क्या बिजनेस है सबको ही पता है, हर एक बिजनेस में अभी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाँ। वैसे ही दूसरी कंपनी, अभी ये तो मैंने सबसे बड़ा नाम ले लिया, बाकी ये कोई छोटी कंपनी है, XYZ कंपनी है, तो उसके बारे में भी हर एक, अभी जब लिस्ट हो जाती है तो उसका हर एक डेटा, एवरीथिंग, प्रोमोटर से लेके फाइनेंशियल से लेके फंडामेंटल से हर एक चीज़ हमें पब्लिक डोमेन में मिल जाती है। अब BSE के NSE के साइट पे जाते हो, वहाँ पे सर्च करो तो हर एक चीज़ आ जाएगी, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर, प्रॉफिट, उसका कौन कौन शेयर होल्डिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये सारा चीज़ों का एनालिसिस करके वो क्या बिजनेस करती है, कौन से प्रोडक्ट में बिजनेस करती है, ये सारा एनालिसिस करके फिर उस पर इन्वेस्ट करना होता है। तो ये काफ़ी बड़ा उस पर एक ये पॉडकास्ट बन सकता है। तो हम लोग घर बैठे भी एक एज एन इन्वेस्टर का रोल कर सकते हैं। यस, जरूरी नहीं है आज के डेट में कि IPO ही खोलना चाहिए, बड़ा कंपनी खोलना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। अगर समझ होगी और नॉलेज होगा, प्रॉपर गाइडेंस होगा, तो एज एन इन्वेस्टर भी बन के करोड़ों में कमा सकते हैं। करेक्ट। आप कोई, आपने किसी कंपनी का एक शेयर भी लिया तो आप उसके ओनर बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो। हाँ। तो जब आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका प्राइस का ट्रेंड, अलग अलग लेवल के ट्रेंड्स होते हैं, चार्ट का देख के, फंडामेंटल, ये दो ही चीज मेजर ही है। एक तो फंडामेंटल है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, कैसा काम कर रही है, पहले कैसा काम किया, आगे क्या क्या नए प्रोडक्ट लाने वाली है। अभी जैसे नया टेक्नोलॉजी चेंज होता है, अभी आपको पता होगा पहले नोकिया का फोन था, अभी आज आपको नोकिया का फोन दिखता है क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट ही नहीं किया। राइट। अभी नोकिया जो था वो बटन्स वाले फोन थे, उसके बाद वो ऊपर खुलने वाले फोन आए थे, क्वालिटी फोन ऐसा कुछ बोलते थे उनको। उसके बाद एंड्रॉयड आए, एंड्रॉयड के बाद अब भी ऐसे फोन आए कि वो फोल्ड होते हैं, हर एक चीज अलग अलग टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लेकिन नोकिया ने उसको अडेप्ट नहीं किया। तो नोकिया का अभी आपको कोई फोन दिखता है? नहीं दिखता है। वैसी चीज है कंपनी में, वो फंडामेंटल मतलब यही है, नया क्या चेंज आ रहा है उसको अडेप्ट कर रही है, क्या नया आगे करने वाली है, कैसे इसके प्रोजेक्शन है, क्या कंपनी का प्रमोटर क्या चाहते हैं, कंपनी को कहाँ ले जाएंगे, तो वो सारा आता है आपका फंडामेंटल में। फाइनेंशियल्स में आता है कि इसका पैट कितना है, इसका पी कितना है, EPS कितना है, उसका टॉप लाइन कितना बढ़ रहा है, मार्जिन कितनी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल्स में आती है। तो ये सारे दोनों का कॉम्बिनेशन करके फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा मुद्दा है मुझे लगता है। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप या तो अगर कंपनी स्टार्ट करना है तो आप कंपनी ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हैं। CS सर जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। बट अगर आपको एज एन इन्वेस्टर भी अगर बनना है तो आप एज एन इन्वेस्टर घर बैठे बन सकते हो। कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है उनके मालिक बन सकते हो, बाकायदा वो लोग राइट्स दे रहे हैं। बट उसके लिए चाहिए नॉलेज, और नॉलेज आपको घर बैठे भी हम लोग दे सकते हैं। बट जरूरी है आप कमेंट करना। अगर आप बताओगे कि हाँ ये टॉपिक पे नॉलेज चाहिए, ये टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए, तो फिर हम लोग आपके रिक्वेस्ट पे हमारे जो गेस्ट है उनके साथ में अलग अलग टॉपिक्स पे और बेहतरीन एपिसोड्स बना सकते हैं। तो ये जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं क्लैरिटी के लिए, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक, ये सिर्फ मेरी या फिर सर की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है कि ये हर इंसान की ज़रूरत, हर इंसान की जिम्मेदारी है और ज़रूरत भी है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ पॉडकास्ट से इम्पोर्टेंट इंसाइट्स मिल रहे हैं और ये काम और मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आप भी इस मिशन में जुड़ जाइए और इस एपिसोड को बहुत सारे लोगों तक नहीं, एटलीस्ट 5 लोगों तक तो आप शेयर कर ही सकते हो। बैठे बैठे बस शेयर करोगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो, ग्रुप में डाल दो, फेसबुक में। तो हो सकता है अगर किसी को रियल इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, और उसको ये वीडियो अगर अभी उसके पास पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि वो एक अंबानी भी बन सकता है। अब पता नहीं है ना किस में क्या पोटेंशियल है, ज़रूरत होती है एक क्लैरिटी की। तो मुझे लगता है आपकी वजह से कोई एक अंबानी, कोई टाटा, कोई बिरला बन सकता है, और हो सकता है आप भी बन सकते हो। सब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, और आगे चल के भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें ऑडियंस जो भी टॉपिक्स बताएगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग कोशिश करेंगे। यस सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर फॉर द पॉडकास्ट। आगे भी कुछ लगता है तो आप बुलाइए, जो भी टॉपिक रहेगा जिस पे आपको क्लैरिटी चाहिए होगा या ऑडियंस को जो रिक्वायरमेंट है कि इस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हम उस पे आगे कर सकते हैं पॉडकास्ट। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।